एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन और आज हम कक्षा 12वीं की इतिहास विषय का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर 1 यानी कि इस इतिहास के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, और सेकेंड चैप्टर को देखेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है 2021 और 2022 के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दीजिए, इसलिए मैं आपके कहने पर हिस्ट्री का सॉल्यूशन लेके आ चुकी हूँ। तो अब आपको भी क्या करना है, सॉल्यूशन को अच्छे से देखना है, सारी चीज़ें नोट करनी है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर दिशा में ले जाना है। साथ में हर बच्चे को जो भी वीडियो देख रहा है वो कम से कम 2 से 3 अपनी फ्रेंड को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं अच्छे से और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन बैंक को एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया गया है, तो आपको बेसिकली ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद जो भी चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है। ओके, तो ये भी अच्छे से देख लेना कौन सा चैप्टर रिड्यूस है ना। मैंने इसका पर्सनली वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं चैप्टर 2। सीधे चैप्टर 2 पे क्यों है हम, क्योंकि चैप्टर जो 1 है वो डिलीटेड है, रिड्यूस है। अब देखो एक बात मैं बोल दूं चैप्टर को शुरू करने से पहले कि पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन बैंक है उसका मैंने उस क्वेश्चन बैंक को देखा और समझा, तो मुझे ये लगा कि उस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी त्रुटियां हैं, यानी कि बहुत सारी कमियां हैं, उस हिसाब से नहीं है वो क्वेश्चन बैंक जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ओके, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत सही क्वेश्चन बैंक है। और अगर मुझे पूछा जाए कि पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन बैंक है उससे कितना आ सकता है, ओके, तो मैं कहूँगी 50 to 60 या 60-70% तक आ सकता है। ओके, मतलब उसमें भी पक्का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हिस्ट्री के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है वो 80% प्लस आ सकते हैं हिस्ट्री में अगर आप ये क्वेश्चन बैंक करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो इस क्वेश्चन बैंक में ऐड किए गए हैं। तो 80% आपके कब आएंगे, आप एक तो इसी क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सोल्व करेंगे, प्लस जो पिछले ईयर की क्वेश्चन बैंक थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर ले। तो मैं बोल देती हूँ 80+ मार्क्स आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो अब वो जो पुरानी ओल्ड क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो उसका भी मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है, उसको आप चैनल पे जाकर देख लेना। हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, और अगर नहीं मिले तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो हिस्ट्री की जो क्वेश्चन बैंक है कुल मिलाकर इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो चलिए चैप्टर वाइज इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 2, राजा, किसान और नगर। ओके, चलिए सबसे पहले इस अध्याय में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और एक एक अंक के कुल 5 अंक देंगे हमको, और एक प्रश्न अति लघुत्तरी यानी कि 2 नंबर का एक पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुन के हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, कौन था, गांधार, मगध, वज्जी या पांचाल। तो राइट आंसर रहेगा मगध। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली जनपद था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में हमें भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होगा, अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इन सभी के। तो राइट आंसर रहेगा हमारे लिए प्रभावती गुप्त। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका संबंध किस गुप्त शासक से है, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, या स्कंदगुप्त से, या चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। जो मौर्य साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे, चाणक्य, घनानंद, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त। उसके बाद 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था, एरन सागर में, गुर्जरा दतिया में, मस्की या जूनागढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा एरन सागर में। जो सागर जिला है वहां पर ये साक्ष्य, ये अभिलेख मिला था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, जैसे ही हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 पे जाते हैं, सर्वाधिक विख्यात एवं कुषाण शासक कौन था।
ओके, कनिष्क, वशिष्ठ, हुविष्क या वासुदेव, तो राइट आंसर रहेगा कनिष्क। ओके, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? जो सबसे पहले जो अभिलेख मिले वो किस भाषा में थे? प्राकृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी, तो सबसे राइट आंसर रहेगा अ वाला, मीन्स प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। बात करेंगे सत्य असत्य की, तो चलिए देखते हैं। 6वीं शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा था, तो इसका सत्य आएगा या असत्य? तो आप सबको पता है इसका क्या आएगा? असत्य आएगा, क्योंकि कितने महाजनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों में बटा था। ओके, उसके बाद कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो इसका सत्य आएगा या असत्य आएगा? तो इसका आएगा सत्य। हाँ, कुषाण शासकों ने क्या किया था? देवपुत्री की उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पर सत्य, यहाँ पर असत्य और यहाँ पर सत्य। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, इसका सत्य आएगा या असत्य आएगा? तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो जी हाँ की जाती है, तो इसका क्या आएगा? सत्य। ओके, इसका असत्य, इसका सत्य। मेगस्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा असत्य। नहीं, जो मेगस्थनीज है वो अशोक के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहाँ राजतंत्र स्थापित था, तो इसका क्या आएगा? इसका भी आएगा असत्य, वहाँ राजतंत्र स्थापित नहीं था, वज्जी राज्य की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वहदरात था, तो इसका आएगा सत्य। हाँ, चलिए अब सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे फर्स्ट है, मौर्य काल में दान की गई भूमि को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में दान की गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेय। ओके, उसके बाद सेकेंड है, हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। उसके बाद जन सामान्य की भाषा को भाषा कहते हैं, तो जन सामान्य की जो भाषा थी उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। ओके, प्राकृत भाषा कहते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन किया था, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, जेम्स प्रिंसेप। आप एनसीईआरटी का प्रयोग करके बिल्कुल सही ढंग से लिखना। ओके, जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद देवना प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि ने धारण की थी, किसने धारण की थी? तो अशोक ने। ओके, उनको प्रियदर्शी, सुंदर मुख वाला, देवना प्रिय जैसी उपाधि उनको दी गई थी। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो मुद्रा राक्षस है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। ओके, तो ये है इसका राइट आंसर। उसके बाद गुप्त शासकों का राज चिन्ह था, जो गुप्त शासक थे उनका राज चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया, तो बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ भी मुझे बताइए कि गुप्त शासकों का जो राज चिन्ह था वो क्या था। चलिए अब बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। चलिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से राजवंश दिए गए हैं और इधर शासक दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो राजवंश है वो किस शासक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश, तो किससे संबंधित है? तो श्री गुप्त से। ओके, नाम से स्पष्ट होता है, तो इसका आएगा श्री गुप्त से। तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ VI। ओके, उसके बाद सुंग, तो जो सुंग शासक थे वो किससे संबंधित थे? तो वो थे पुष्यमित्र से, तो ये वाला राइट रहेगा। ओके, तो ये पुष्यमित्र से संबंधित थे। उसके बाद हर्यक वंश क्या आता है? उसके बाद हर्यक वंश, तो हर्यक वंश किससे संबंधित थे? तो हर्यक वंश संबंधित थे अजात शत्रु से, तो क्या आएगा? अजात शत्रु और हर्यक वंश। उसके बाद चौथा है नंद वंश, तो जो नंद वंश था वो किससे संबंधित था? महापद्मनंद से। ओके, तो इसलिए महापद्म आएगा। उसके बाद कुषाण, जो कुषाण शासक थे वो किससे संबंधित थे? तो वो कनिष्क से संबंधित थे। ओके, उसके बाद मौर्य, जो मौर्य शासक थे वो किससे संबंधित रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके, उसके बाद है वासुदेव, तो जो वासुदेव शासक थे वो किससे संबंधित थे? तो वो थे चोल वंशीय शासकों से। किससे? चोल वंशीय
शासकों से, सॉरी चोल वंशीय शासक नहीं आएगा, वासुदेव जो थे वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। क्या था? कुषाण वंश का अंतिम शासक। और जो राजा राज प्रथम था वो चोल वंशीय शासक से संबंधित था। ओके, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं एक वाक्य में जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उनकी। सबसे पहले, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फायान, जो फायान था, ओके, वो गुप्त काल में भारत आया था। उसके बाद कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो जो कौटिल्य है उसने किस ग्रंथ को लिखा है? उसने लिखा है अर्थशास्त्र को। ओके, अर्थशास्त्र को उसने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? किस झील पर जो निर्मित है बांध, उसके बारे में हमें बताना है। तो वो झील है सुदर्शन झील। क्या है? सुदर्शन झील। आपको आंसर देना है। सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में प्रांत को क्या कहते थे? देश या युक्ति। क्या कहते थे? देश या युक्ति। तो ये आपको बताना देना है कि गुप्त काल में देश या युक्ति कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था? तो सबको पता है ये कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का जो राजदूत था। ओके, जो सेल्यूकस था उसका ये राजदूत था। और ये कब आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। और इसने इंडिका नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। उसके बाद उसमें सब कुछ इसने भारत का भी वर्णन उसमें किया था। तो सेल्यूकस का राजदूत था। उसके बाद अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो सबको पता है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एंड वाला, सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता है सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। सुवर्णगिरी का क्या मतलब है? सोने का पहाड़, गिरी यानी पहाड़। तो ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से हमारे एक शब्द और एक वाक्य में जो आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो कि है 2 अंक वाले क्वेश्चंस। ओके, तो इनके आंसर हमें 2 मार्क्स के हिसाब से देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। जो मगध साम्राज्य था उसके उत्थान के 2 कारण देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, मगध में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी। ओके, उत्थान मतलब आप समझ सकते हैं विकास, क्योंकि मगध का उस टाइम पे बहुत विकास हुआ था। तो उसके विकास के हमें 2 कारण बताने हैं। तो पहला कारण तो यही कि वहाँ पे फसल अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। ओके, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में हम धान की प्राप्ति कर सकते थे। तो ये पहला। दूसरा, मगध के जंगलों में हाथियों की बहुलता थी, यानी कि मगध के जो जंगल थे वहां पर हाथियों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे क्या होता वो सेना के प्रमुख अंग थे, क्योंकि हाथी का उपयोग सेना के लिए किया जाता था। तो ये भी मगध के विकास में सहायक था। और एक तीसरा कारण भी आप ऐड करना कि मगध के शासक, जो मगध के शासक हुए उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने मगध के उत्थान के मगध के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, आई होप आप इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन बैंक की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनके नाम हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे पहले अंग, अश्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मलल, मत्स्य जिसे मच्छ भी कहा जाता है, उसके बाद पांचाल, सुरसेन, वज्जी, वत्स। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो इसके भी आंसर को देख लेते हैं कि अशोक के धम्म से क्या तात्पर्य है। आप देख सकते हैं
अशोक का धर्म। देखो, अशोक यूं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु जिन सिद्धांत और आदर्शों को वो मानता था, उसने देश विदेश में जिसका प्रचार किया, ओके, वो किसी धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं थे, ओके, यानी कि उसका जो धर्म था वो अलग था और धर्म अलग चीज है। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया जरूर था, पर उसके धर्म के जो विचार थे वो किसी एक धर्म से ही लिए हुए नहीं थे, ओके। तो अब इस धर्म के सिद्धांत क्या थे? पहला सिद्धांत था बड़ों का सदैव आदर करना, ओके। दूसरा, सन्यासी और भिक्षुओं के प्रति उदारता की भावना रखना। तीसरा, हमेशा सत्य बोलना, दासों और सेवाओं के प्रति उदार व्यवहार करना और सभी धर्मों का आदर व सम्मान करना। तो यही था अशोक का धर्म। बस आपको इतना बताना है सबसे पहले में कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो उसके सिद्धांत और आदर्श थे वो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं थे। उसके बाद उन सिद्धांतों और आदर्शों को बता देना है जो कि बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इनका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। जो मौर्यकालीन इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत है उनको देखते हैं, और साथ में जो अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों को अब हम साथ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, मौर्यकालीन इतिहास के निम्नलिखित स्रोत है। सबसे पहले मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसमें मौर्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के जो अभिलेख हमें मिलते हैं वो सबसे मेन है। उसके साथ साथ कौटिल्य का जो पूरा अर्थशास्त्र लिखा हुआ है वो, उससे हमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन की। जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनमें भी मौर्यकालीन के बारे में बताया गया है। फिर अशोक के जो सिक्के थे उनसे भी हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से ये मौर्यकालीन इतिहास के निम्नलिखित स्रोत है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक, यानी कि जो अशोक था उसका कलिंग युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, कलिंग युद्ध का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, आप सबको पता है अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग नामक स्थान पर। और इस युद्ध में क्या हुआ था, हताहतों की संख्या 2,50,000 की थी, जिसमें युद्ध तथा सामान्य जनता भी शामिल थी। तो इतने सारे लोग हताहत हो गए थे, मारे गए थे। कलिंग युद्ध से व्यापक स्तर पर क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, भीषण मची हुई थी, जिसे देख अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध ना करने का वचन लिया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो यही कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक के जीवन पर पड़ा। तो आपको बस यही आंसर लिखना है। ये आप बहुत 8वीं 9वीं में बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ऊपर वाले का भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मौर्यकालीन साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। अब हमें बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या उसके पीछे के क्या कारण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहले, अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाना। सबसे पहले अशोक ने क्या कर दिया, राजा होते युद्ध का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से जो दूसरे आसपास के राजा थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य को हड़पना शुरू कर लिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारियों में से कोई योग्य नहीं था। अशोक बहुत अच्छा शासक था, भले उसने बाद में ये फैसला लिया, वो भी एक रीजन था, लेकिन अशोक के अलावा इतना महान राजा कोई नहीं बना जो मौर्य साम्राज्य को बहुत ज्यादा डेवलप कर पाए। इसी के कारण, यानी कि योग्य शासक के अभाव में और अशोक का ये जो युद्ध करने की जो ये नीति थी, इन दोनों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके साथ और भी बहुत सारे कारण थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन बैंक की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। जो इतिहास लेखन है उसमें अभिलेख की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ये बतानी है। और इसके साथ साथ हम प्रश्न नंबर 8 भी देखेंगे कि गुप्त काल की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को हम साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहले वाला, मतलब 2 जो हमने क्वेश्चन चुने उसमें जो सबसे पहला था वो था कि इतिहास में अभिलेखों का क्या महत्व है इतिहास लेखन में। तो उसका आंसर देखते हैं। देखो, सबसे पहले समझना, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर आप पाएंगे तो मौर्य साम्राज्य की जो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है वो अभिलेखों से ही मिली है। अभिलेखों के माध्यम से हमें इतिहास से जुड़े राजनीतिक पक्ष हुए, चाहे सांस्कृतिक हुए, चाहे धार्मिक पहलू हुए, उनकी हमें जानकारी मिलती है।
अभिलेखों के द्वारा हमें राज्य की सीमा, उसके प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। साथ ही अभिलेखों से राजा का व्यक्तित्व कैसा था उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो इतना सब कुछ अगर हमें अभिलेखों से पता चलता है, यानी कि इतिहास हमारे लिए, अभिलेख हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास अभिलेखों के माध्यम से ही रचा गया है। तो बस ये इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि गुप्त काल के कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें गुप्त काल के इतिहास का पता चलता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दो स्रोत निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट है सिक्के तथा साहित्य के माध्यम से गुप्त काल का इतिहास पता चलता है हमें। सिक्के जो उस टाइम के थे और उस टाइम का जो साहित्य लिखा गया है, लिखित जो स्रोत मिले हैं वो। दूसरा अभिलेख और प्रशस्तियाँ, जो अभिलेख प्राप्त हुए, बहुत सारी समुद्रगुप्त पे जैसे प्रशस्ति लिखी हुई, ऐसी जो प्रशस्तियाँ लिखी हुई है उनसे हमें गुप्त और गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे, किंग थे, उनके बारे में और गुप्ताज एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है। तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खरोष्टी लिपि को किस तरीके से पढ़ा गया उसकी कहानी को। देखो, पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि को पढ़े जाने की एक अलग कहानी है। देखो, ये जो अभिलेख मिले थे हमें खरोष्टी लिपि वाले, ये किस हिस्से में, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तरी भाग में हमें मिले थे भारत के। भारत में के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके, दाएं से इसको लिखना शुरू करते हैं और बाएं की तरफ जाते हैं लिखते लिखते। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। जो यहाँ के इस क्षेत्र के हिंदू यूनानी शासक थे उनसे जो जानकारी, उनके सिक्कों से हमें कुछ जानकारी मिली जो खरोष्टी लिपि को पढ़ने में हमारे लिए सहायक हुई। ओके, इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे हुए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। अब चूंकि राजा का नाम यूनानी में भी है और खरोष्टी में भी है, तो यूनानियों ने, यूरोपियों ने उनको पढ़कर बताया। और दोनों लिपियों में अपोलोडोटस नाम, यानी कि एक राजा का नाम था अपोलोडोटस, तो उनका नाम के लिए एक ही प्रतीक का उपयोग किया गया, जैसे कि अ का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से खरोष्टी लिपि का जो है अर्थ निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अंत में हुआ क्या, अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेजी अधिकारी था जेम्स प्रिंसेस, उसने 1830 के दशक में खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ओके, उसने निकाला था, जिसने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी। इसलिए अब अभिलेखों को पढ़ना क्या हो गया है, बिल्कुल सरल हो गया है इन अभिलेखों को पढ़ना। तो बस इसी तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा अब अगला प्रश्न है, महाजनों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ने लगे। जो महाजनपद थे उनके विकास के साथ साथ राजा से और प्रजा के संबंधों में क्यों बिगड़ने शुरू हो गए, या क्या उनमें ऐसे कारण थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेती हूँ। हाँ, पर मैं एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये जो क्वेश्चंस है, ओके, ये जो प्रश्न क्रमांक 10 है, इसका आंसर मैं जो बता रही हूँ वो मतलब बिल्कुल 100% बिल्कुल आप लिख ही सकते हो उस आंसर को, ये मैं नहीं कहती हूँ। ओके, तो मैं आंसर बता देती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप उसको लिख सकते हो। बाकी ये किसी भी तरीके से मैंने अपने हिसाब से या कुछ पढ़कर इस तरीके से इसको लाई हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे एनसीईआरटी में बिल्कुल कंटेंट नहीं मिल रहा था। ओके, तो फिर भी आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक या फिर कोई सीरीज़ वगैरह प्रश्न बैंक परीक्षा अध्ययन में अगर आपको मिलता है, ओके, तो आप वहाँ से इसके आंसर को लिखना ज़्यादा प्रेफरेंस दे, जबकि मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देना। ओके, ये मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर आंसर को देख सकते हैं। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपद का विकास आरंभ होता है। भारत को समकालीन समय में उस टाइम पर 16 महाजनपदों में विभाजित किया जाता है। अब वहाँ 6ठी शताब्दी में महाजनपद का जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। जो छोटे छोटे नगर है वो बड़े होकर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया जाता है। महाजनपदों के राजा क्या करते हैं, बड़े बड़े किलों का
निर्माण कराते हैं और उनके चारों ओर किलाबंदी करवाते थे। अब इन किलों के निर्माण में अत्यधिक मोटी रकम खर्च होती थी। इसी रकम को प्रजा से अत्याधुनिक कर वसूल कर प्राप्त किया जाता था। कर का सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो गरीब किसानों को चुकाना पड़ता। उन्हें अपनी उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में चुकाना पड़ता। यही कारण है कि जनता को राजा से बहुत दूर ले जाता। ये जो कारण था, कर, टैक्स, हद से ज़्यादा टैक्स वसूलना, ये जनता को क्या करता, राजा से दूर ले जाता। और समय के साथ इसी कारण राजा और प्रजा के संबंध बिगड़ते गए। ओके, तो ये इसका आंसर है। पर इसकी ऑथेंटिकता मैं 100% नहीं देती हूँ, ये मैंने पहले ही क्लियर किया और एक और बार इसको क्लियर कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट प्रश्न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपके भाग 3 में 3 अंक के क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर कराती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, 40-50 मिनट का हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मैं पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें इन्हीं को एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इनकी भी संख्या काफ़ी है, 11 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो बस अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। समुद्रगुप्त दरबारी कवि और मंत्री हरिसेना ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये स्तंभ एवं अशोक स्तंभ था जिसे अशोक ने 6 शताब्दी पहले बनवाया था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की स्तुति है और समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के बारे में बताता है। कौन? इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो बस 2 नंबर का है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं, इतनी सी ही आपके लाइनें लिखनी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब जो भाग 3 है उसके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना ताकि आपको जल्दी से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और उसके साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।